अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिकेट हंगामा पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6। आई एम योर होस्ट तौकीर खालिद और बात है क्रिकेट की। अगर बात है क्रिकेट की तो आज संडे यूजुअली होता है फन डे, मगर इट्स नॉट गोना बी फन डे क्योंकि मैच आज जो है कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स के दरमियान। और इनकी राइवलरी की अगर बात करें तो अगर अंडर 17 की सतह पर हो कराची वर्सेस लाहौर तो भी कांटेदार मैचेस नजर आते हैं। अंडर 19 की सतह पर हो या फिर ट्रॉफी की सतह पर हो, मैच इन दोनों के बहुत कांटेदार नजर आते हैं। अगर इन दोनों के दरमियान बात करें कि अब तक कितने मैचेस खेले गए हैं तो 11 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से कराची किंग्स ने 7 मैचेस अपने नाम किए जबकि लाहौर कलंदर्स ने सिर्फ 4 मैचेस अपने नाम किए। शुरू में जब मैचेस खेले गए थे तो लाहौर कलंदर्स इतनी जो है अपनी तो मार्क नहीं नजर आती थी, लेकिन पिछले साल से जिस तरह से लाहौर कलंदर ने अपने आप को प्रूव करना शुरू किया है और अब तक प्रूव कर रही है, मैच कांटेदार होने वाला है। और खैर अगर आज की बात करते हैं तो कल की बात करते हैं। कल के मैचेस जो खेले गए थे, मुल्तान वर्सेस कराची ने 7 विकेटों से जो है जीत अपने नाम की थी, जबकि पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड में पेशावर ज़ल्मी ने 6 विकेटों और 17 गेंदों से जीत अपने नाम की थी। लेकिन अगर आज की स्पेसिफिकली हम बात करेंगे, कांटेदार मुकाबला, संडे इज नॉट गोना बी जो है फन डे। तो मेरे राइट साइड में बैठे हैं टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद साहब, जो कि क्रिकेट को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे लेफ्ट साइड में बैठे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत, जो कि क्रिकेटर्स को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। तो आज जो है आज के मैच की बात करते हैं हारून भाई कि क्या कहना चाहेंगे कराची वर्सेस लाहौर। आई थिंक बहुत ही ओल्ड राइवलरी हमेशा से रही है कराची और लाहौर की। नसीम, क्या हम इसको पहले इसको कर लें या पहले पिछले मैचेस को रिव्यू कर लें? अगर आप कहते हैं तो हम पहले इसको ले लेते हैं। भाई ये तो राइवलरी इतनी बड़ी है जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट खड़ी की है। अगर इंडिया कराची और लाहौर की बात कर लें तो ये PSL तो बाद में आया, पहले ये राइवलरी आई है। और इमरान खान साहब का जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे कराची लाहौर बहुत दिमाग में था उनके, कि मेन राइवलरी कहीं इधर से जावेद मियादाद खेल रहे हैं, हारून रशीद खेल रहे हैं, उधर से इमरान खान खेल रहे हैं, माजिद खान खेल रहे हैं, यानी एक क्लास हुआ करती थी। वो एक मुकाबला पूरा पाकिस्तान टीम खेल रही होती थी इन दो टीमों की तरफ से। एक जमाना ऐसा था, हारून भाई बताएंगे। एक्जेक्टली ऐसे ही था। और अगर ये बात करें, मतलब कुछ अरसे से मैं ये देख रहा हूँ कि जो कराची और लाहौर की जो राइवलरी थी ना, एक ज़माने में पाकिस्तान की टीम में बहुत ज़्यादा लोग जो मौजूद होते थे वो पाकिस्तान की टीम में, वो यहाँ लाहौर से बिलोंग करते थे या कराची से बिलोंग करते थे। राइवलरी का एक हिस्सा ये भी होता था कि जी कोई कहा जाता था कि जी कराची को फेवर किया जाता है और यहाँ कराची हमेशा निगलेक्ट होता है, लाहौर के प्लेयर्स को मौका मिलता है। बदकिस्मती से अब वो एलिमेंट नहीं रहा नसीम। अभी अगर हम ये देखते हैं तो दूसरे इलाकों के प्लेयर्स जो है ना बहुत भरपूर तरीके से आ रहे हैं। और इवन अगर हम देखें तो KP के टीम जो है वो बहुत उभर के सामने आ रही है। और ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत खुशाइंद है कि ना सिर्फ कराची और लाहौर की डिपेंडेंस अब तकरीबन खत्म होती हुई नजर आ रही है, दूसरे इलाके जो है वो मेहनत करके, नॉर्दर्न की टीम जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने भी परफॉर्मेंस दी है पिछले 2 सालों में। KP ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। मुल्तान की टीम जो है साउथर्न पंजाब, वो भी बेहतर है। लेकिन स्टिल जो कराची और लाहौर की राइवलरी है उसका अपना एक अलग मकाम है और इस मैच को बड़े ज़ौक़ और शौक़ से देखा जाएगा। और कराची की जो फैंस हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो तो चाहेंगे कि कराची में मैच हो रहा है, अपने होम ग्राउंड में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कराची ना जीते। एक और भी ड्राफ्ट के अमल ने जो है वो कराची और लाहौर की लाइब्रेरी ख़राब करने में बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि जब ड्राफ्ट आया तो उसके बाद ये हुआ कि कराची की टीम से फैसलाबाद का भी खिलाड़ी खेल रहा था, कराची की टीम से पेशावर के खिलाड़ी को भी हमने खेलते हुए देखा, हमने कोयटा के खिलाड़ी को भी खेलते हुए देखा, एज वेल एज लाहौर की टीम में हमने कराची का खिलाड़ी भी देखा। लेकिन फिर भी नाम जुड़ जाता है ना कराची और लाहौर, तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। नए बच्चों को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ये राइवलरी क्या हुआ करती थी। पाकिस्तान सुपर लीग के आने के बाद तो फिर ज़ाहिर खिलाड़ी इतने ज़्यादा मर्ज हुए कि कराची की टीम में आपको कराची का खिलाड़ी दिखाई नहीं देता, बड़ी मुश्किल से कोई खिलाड़ी दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर नाम जुड़ा हुआ है, तो कल पूरी कौम सपोर्ट कर रही थी जब बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे, तो कराची किंग्स जो है वो कराची में हो रहा था क्योंकि उनकी मेज़बान टीम है। लेकिन वो जो एक राइवलरी का आंसर जो हारून भाई ने बात की कि पूरे पाकिस्तान से लड़के आना शुरू हो गए, वो कराची लाहौर की जगह अब लाहौर और पेशावर की राइवलरी शुरू हो जाएगी थोड़े दिन के बाद। जो सूरत हाल बन रही है कि जितने खिलाड़ी आ रहे हैं ऊपर से KPK से, तो वो बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। तो वो जो एक कराची की राइवलरी का आंसर था, अब भी आप मैच करा देना कराची और लाहौर का, जेन्युइन कराची और लाहौर का, उससे बड़ी राइवलरी फिर नहीं दिखाई देगी। भले कराची का कोई भी टैलेंट हो, लाहौर का कोई भी टैलेंट हो, ये वो दो बड़ी नर्सरीज हैं पाकिस्तान में। आखिरी जो मैच मैंने खेला वो लाहौर कराची का ही था रीजन से, नहीं वो आपने अंडर 19 में खेला था, 7 लोग इंजर्ड हुए थे
7 लोग इंजर्ड हुए थे 2005 या 6 की बात। वो देखें ये जो इनकी अड़ी हुआ करती थी ना, पता चलता है कि वो खान साहब ने आके सिर्फ टप्पे ही खिलाने, वो एक अप्रोच चेंज हो जाती थी कराची और लाहौर में, क्योंकि नाम बड़े खेल रहे होते थे उस जमाने में। मैं इस पे आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि हमारा जब मैं नेशनल बैंक से खेलता था तो उसमें कराची के ज़्यादातर प्लेयर्स हुआ करते थे। मैं था, आफ्ताब बलोच था, तस्लीम आरिफ मरूम था, इकबाल कासिम थे। हमारा मैच PIA से एक हो रहा था लाहौर के बाग जिना में। लाहौर से यानी PIA से सारे लाहौर के प्लेयर्स होते थे, जिसमें आसिफ मसूद, सलीम अल्ताफ, माजिद खान, इमरान खान, ये सारे प्लेयर्स वहाँ से खेला करते थे। एक मैच मुझे अच्छी तरह याद है कि आसिफ मसूद और सलीम अल्ताफ ने 10 बजे से लेकर टी टाइम तक बॉलिंग की और मुसलसल हम पर अटैक किए बाउंसर्स के साथ। और उसका जो जवाब दिया है तस्लीम आरिफ मरूम ने, उसने 100 किया था, क्या ज़बरदस्त सेंचुरी उन्होंने की। मैंने 50 किया, आफ्ताब बलोच ने उसमें 100 किया। तो वो हमें गिराना चाहते थे विकेट के ऊपर। और मुझे अच्छी तरह तस्लीम आरिफ मरूम का वो डायलॉग याद है कि जब वो सेंचुरी करने के बाद जब वो आउट होकर वापस आ रहे थे, उस मतलब बल्ले को लहराते हुए आ रहे थे, तो कह रहे थे कि कोई माइका लाल ऐसा नहीं जो कराची के प्लेयर को जो है वो विकेट पे गिरा सके। यू नो दिस वाज दी वो कंटेंट था, पैशन था, जो कि आपकी राइवलरी का होता था। और अब मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने जब कराची में 100 किया अगेंस्ट PIA, आसिफ मसूद को मैंने हुक किया, वो छक्का हो गया, तो क्राउड अंदर आया मुझे शाबाशी देने के लिए। और आसिफ मसूद ने जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे बैट्समैन था उसका बल्ला लेके क्राउड की तरफ भागा उसको उनको मारने के लिए। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ सीरियस गेम हुआ करता था। वो चीज़ तो बिल्कुल सही है नसीम जो कह रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त राइवलरी होती थी और वो अब भी मौजूद है, लेकिन वो मैदान बाहर हम लोग। सरफराज नवाज कहाँ से खेलते थे? तो सरफराज भाई, इमरान भाई, सलीम अल्ताफ, आसिफ मसूद, ये हमारे यहाँ से कौन बॉलर होते थे? हम स्पिनर्स के साथ जाते थे। रकीब हो गए, इकबाल कासिम हो गए, मुबशिर सज्जाद हो गए। हमारे यहाँ से अगर आपको याद हो, लियाकत अली बॉलिंग किया करते थे। एक हम उसको परवेज के नाम से लेफ्ट आर्म मीडियम शफकत होते थे, हम उसको मुत्तू कहते थे। वो भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करते थे। ओवैस शफकत एक हमारे पास वो जो डॉक्टर बन गए हैं अब। फारूक साहब एक होते थे, अब उनसे भी पहले अपने एरा की बात कर रहे हैं। आपके एरा में जिस तरह से अब क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गई है, पिचेस जो हैं वो बहुत ज्यादा यूज हो चुकी होती हैं, उस वक्त क्रिकेट थोड़ी सी कम होती थी और गैजेट्स जो है पहनने के लिए इक्विपमेंट जो है वो इतने जो है अच्छे नहीं होते थे। तो उस वक्त आपको नहीं लगता है दिल ज्यादा बड़ा चाहिए होता था खेलने के लिए? बिल्कुल, आप ये बिल्कुल सही बात करें, बड़ा वैलिड पॉइंट आपने ये रेज किया है। देखिए उस जमाने की जो अगर आप बात करें ना, उसमें तो कोई प्रोटेक्टिव गियर होता ही नहीं था। मैंने तो मेरा ख्याल है कि 82 के बाद, अगर मैंने 69-70 में क्रिकेट शुरू की है, तो 82 के बाद मैं आपको अपना पर्सनल वो एक्सपीरियंस बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ कि मैं जब पाकिस्तान A टीम के साथ जब सिलेक्ट हुआ तो हम लोग श्रीलंका गए। उसी में इमरान खान भी थे, सरफराज भी थे, इंतखाब आलम हमारे कैप्टन थे। तो जब उन्होंने मुझे बैटिंग करने के लिए कहा तो मैंने पैड किए, अपना गियर वेयर वो पहन के, मैंने पैड्स और ग्लव्स वगैरह पहन के मैं था। तो इंतखाब मुझे देख रहे थे, कहने लगे यार हारून तुमने थाई पैड नहीं पहना। मैं उनकी तरफ देख रहा था, मैंने कहा थाई पैड, मैंने तो आज तक कभी थाई पैड यूज़ नहीं किया। कह रहे क्या बात कर रहे हो तुम, थाई पैड तो बहुत ज़रूरी है, यहाँ बहुत लग सकती है और ये हो सकता है। मैंने कहा जी मैंने तो कभी नहीं पहना। कहने लगा अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर उन्होंने मुझे तौलिया फोल्ड करके दिया और उन्होंने कहा कि आप इसको जो यहाँ ताकि रोल करके और तो ये आपका ये प्रोटेक्ट हो जाएगा। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि उस जमाने में आपको सिर्फ स्किल्स, करेज और कोई चीज़ ऐसी सामने नहीं होती थी कि आप किसी से डर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। सामने से जो मर्जी बॉलिंग करता हुआ आ रहा हो, आप उसको बगैर हेलमेट के खेल रहे थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आप देख लें कि कोई चोट कोई नहीं। अब तो जब से हेलमेट जरूरत इजाद की माँ, उस वक्त जरूरत थी, कोई गियर नहीं था। एक के बाद एक वो फास्ट बॉलर आके हमें बाउंसर कर रहे होते थे, सब कुछ कर रहे, हम बगैर हेलमेट के खेल रहे होते थे। कोई मुझे तो वर्ल्ड सीरीज का एक वो याद है कि हम वहाँ पर जब हम पैकर सीरीज खेल रहे थे तो उसमें हमारे 15 दिन के मैचेस वेस्ट इंडीज की टीम के साथ हो गए और कंट्री साइड। वुड यू बिलीव नसीम के कंट्री साइड पे ना साइड स्क्रीन और ग्रीन पिचेस, और वहाँ से एंडी रॉबर्ट्स आ रहे हैं, तो जोएल गार्नर आ रहे हैं, तो डैनियल आ रहे हैं, तो ये लोग बॉलिंग कर रहे हैं और हम वहाँ खेल रहे हैं बगैर हेलमेट के। एडी बार्लो हमारा कैप्टन हुआ करता था, तो वो मैं क्योंकि फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलता था, वो मुश्ताक मोहम्मद भी हमारी टीम में थे, तो मैं उनको हुक कर देता था। मगर तो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की उस जमाने की पर्सनैलिटीज थी जो डरती नहीं थी, बड़ी दिलेरी के साथ थी। रिफ्लेक्सेस का बड़ा गेम था उस वक्त, गेम को देखना है, उससे डर गए
तो गए, डर गया, मर गया। चले ब्रेक पे गया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन में रखनी जा रही है। स्टे ट्यून्ड विद अस। जी वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कराची और लाहौर की राइवलरी, और हमारे साथ अगर क्रिकेट की हिस्ट्री बैठी है, हम लोग खुद बता रहे थे क्या राइवलरी होती थी और किस तरह से जो है हम लोग इक्विपमेंट को इस्तेमाल करते थे। उस वक्त जो है इक्विपमेंट कितने होते थे, गैजेट्स कितने होते थे, और अब जो है क्या फ़र्क आ गया है। वैसे नसीम भाई, क्रिकेट में फ़र्क तो काफ़ी आ गया है, लेकिन आपको नहीं लगता है जब से ये फ़र्क आया है, गैजेट्स बढ़ गए हैं, चीज़ें बढ़ गई हैं, और क्रिकेट के अंदर जो आसाइशें बढ़ गई हैं, प्लेयर थोड़े से और अपने जोन में चले गए हैं, मतलब शरीर। माजी में क्या होता था, लड़ाई हुआ करती थी तलवारों से, तो आपको आमने सामने खड़ा होना पड़ता था। वो क्रिकेट बिल्कुल आप इससे कंपेयर करें, आज की क्रिकेट में आप दूर से मार रहे होते हैं, एक बड़ा फ़र्क है ये। उस वक्त आपने फेस करना पड़ता था। आप सोचें तो सही ना कोई एल्बो शेल्बो हो रहे, ना कोई, अब तो यहाँ भी लगा के आ रहे हैं, तो यहाँ भी लगा के आ रहे हैं, हेलमेट भी पहने हुए, अब वो भी कवर कर दिया। उस दौर में खिलाड़ियों की जो डेथ का रेशो था, ख़तरनाक गेम है। इमरान खान साहब अगर ये कहते हैं ये मर्दों का खेल है, तो मर्दों का भादरों का खेल है, इसमें कोई शुबा नहीं है। जब गेंद इतनी भारी आती है और पेस के साथ आती है, तो आपको फेस करना पड़ता है। वो उन प्लेयर्स को तो मैं दाद दूंगा, इनसे पहले हनीफ मोहम्मद साहब, चले इनके पैड्स वगैरह तो फिर भी थोड़े से डेवलप हो गए थे। वो बताते थे कि मैं अपने पैड में भी तौलिया लगाता था, और यकीन माने आज तो पिच को रोल करना और बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ आती चली गई कि कोई ख़तरा ना, अनइवन बाउंस ना हो विकेट के ऊपर, पता ना, वो अनइवन बाउंस भी हुआ, अजीब सी गेंद हो जाती थी एकदम पड़ने के बाद, पता ही नहीं चलता था उस पर खड़े होना। तो कहने का मकसद है, कहने कि उन्होंने बताया था कि उनकी सारी उंगलियां जो है ना वो सीधी नहीं थी, क्योंकि ग्लव्स भी इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे, विकेट कीपिंग भी करते थे, एक वजह ये भी थी, हनीफ भाई ने विकेट कीपिंग भी की थी। लेकिन वो बताते हैं यार सिर्फ पैड और ग्लव्स और अल्लाह पे यकीन, 3 चीज़ें होती थी उस ज़माने में। इन्होंने जो क्रिकेट खेली है आज का बच्चा सोच नहीं सकता। आप ज़रा सोचें ना, आपने जिस ज़माने में क्रिकेट खेली है, आपको कोई कह दे, इवन कि हम तो स्पिनर को भी खेलते हैं तो भी हेलमेट इसलिए पहन लेते हैं कि मारते हुए एज लग के गेंद ऊपर ना आ जाए, चलो नीचे से ऊपर ना आ जाए, वो ये भी एक चांस होता है ना, हम वो भी चांस ले रहे होते हैं। इन लोगों के पास तो कोई चांस ही नहीं था, और सामने लगे हुए थॉमसन, लिली, और यार गेंदें करते थे। मैं उस एक ओवर देख रहा था अभी, सर विव रिचर्ड्स अपनी पीक पे थे, लेकिन डेनिस लिली ने वो ओवर किया था, उसमें 5 बाउंसर्स की थी उन्हें, 5 बाउंसर्स। सर विवियन रिचर्ड्स ने सिर्फ एक को मारने गए थे, 4 तो ऐसे ऐसे करते रहे थे वो कि मैं हटूँ कहाँ से, लेकिन उनका रिफ्लेक्सेस था, बस वो यूँ करते थे, यूँ हट गए, ऐसे ऐसे हट गए, और उसके बाद वही अपना स्टाइल बल्ला लेके चलना। लेकिन आखिरी गेंद पे जो गिल्ला, वो कहते हैं गिल्ला उड़ाना, वो जो विकेट उड़ाई थी इन स्विंग पे उन्होंने, और उसके बाद जो जश्न था। अच्छा, लिली की एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी, डेनिस लिली की विकेट अगर बोल्ड करते थे तो आके विकेट को लात भी मारते थे, अगर आज के दौर में होते तो पता नहीं कितना जुर्माना होता। वैसे जिस तरह से विव रिचर्ड की बात कर रहे हैं, सर रिचर्ड की बात कर रहे हैं, तस्लीम आरिफ साहब ने हरम भाई छक्के मारे थे डेनिस लिली को, अगर आप वो स्टोरी बता पाएँ कि जो है छक्के तो नहीं मारे थे, 100 किया था। नहीं, मेरे ख्याल डेनिस लिली की स्टेटमेंट भी थी कि फैसलाबाद में देखिए, अच्छा, फैसलाबाद एक टोटल बैटिंग पिच थी, और उसमें तो ये डेनिस लिली का तो शायद ये स्टेटमेंट था, मुझे मेरी कबर यही दफन करते। कबर नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर कोई जगह होती कि जहाँ पे मैं अपनी सास को भेज सकूँ, सास के बारे में क्या, तो वो यही है। तो वो तो खैर तस्लीम आरिफ बहुत करेजियस बैट्समैन था, ऑब्वियसली उससे राइवलरी थी उनकी और वसीम बारी की। मेरे अपने नज़दीक तस्लीम आरिफ मरूम बहुत बेहतर बैट्समैन थे, और वो कीपर भी बहुत बुरे, मतलब अच्छे कीपर थे, और लेटर स्टेजेस में आप देखें जब उनका डेब्यू हुआ उन्होंने 95 रन किए थे इंडिया में, मुझे अच्छी तरह याद। उन्होंने क्रिकेट कम खेली इसलिए खेली कि बिकॉज वसीम बारी उस वक्त डोमिनेट कर रहे थे। वसीम बारी वॉज एन आउटस्टैंडिंग विकेट कीपर, तो ज़्यादातर अगर दोनों में विकेट कीपर को कंपेयर करें तो बट तस्लीम आरिफ मरूम जो थे वो बैट्समैन बहुत अच्छे थे। अगर आज के दौर में होते तो शायद वसीम बारी के मुकाबले में तस्लीम आरिफ खेल जाते, क्योंकि आज बैट्समैन पे फोकियत दी जाती है, उसमें कोई शक नहीं। तो आई थिंक देखिए, ये वही वाली आप जो बात करें ना, कभी आप देखते हैं कि अच्छा प्लेयर मिस आउट हो जाता है, वो इसी वजह से मिस आउट हो जाता है कि वो दूसरा प्लेयर जो है उसके ऊपर जो टीम मैनेजमेंट है उसका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। और वसीम बारी को तो दुनिया भर में क्या कहा जाता था कि ही इज़ द बेस्ट विकेट कीपर वर्ल्ड वाइड। एलन नॉट वगैरह इनसे अपना जो स्टेटमेंट है, एलन नॉट जो है बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते थे, रॉडनी मार्श भी जो है वसीम बारी को बहुत ही ज़्यादा प्रेस करते थे कि अ वेरी गुड विकेट, क्योंकि मरे होते थे उस वक्त वेस्ट इंडीज के डेरेक मरे। नसीम, आज के मैच में ज़रा बात कर लेते हैं, कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स, शर्जील, बाबर, फ़खर, हफीज़।
देखिए, एक टीम लास्ट मैच अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान्स हार के आ रही है और एक टीम अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान्स जीत के आ रही है। तो दोनों को अगर लास्ट मैच में मुल्तान सुल्तान्स के ख़िलाफ़ लाहौर को शिकस्त का सामना करना पड़ा था द डे बिफोर यस्टरडे, और अगर कल के मैच में देखें तो हाई स्कोरिंग मैच था मुल्तान सुल्तान से। लेकिन बड़ा हैरान कौन था मेरे लिए कल का मैच। चले उस पर हम आगे बात करेंगे कि 122 पर उनका एक आउट था मुल्तान सुल्तान का 11 ओवर्स में, और फिर नेक्स्ट 9 ओवर्स में उन्होंने 73 रन स्कोर किए और आखिरी 3 ओवर के अंदर सिर्फ 3 बाउंड्रीज लगी थी। वो कैसे नहीं गए 210 से ऊपर, ये कहीं उनकी मैनेजमेंट को सोचना होगा, वरना एक बड़ा टारगेट और देते। लेकिन इन्होंने ये टारगेट 7 गेंदों पहले हासिल कर लिया है, मज़े मज़े से खेलते हुए, जब शर्जील भी इतने रन स्कोर नहीं कर सके थे। देखिए, एक मुकाबले का रुझान तो लाजमी तौर पर होगा। आज के लोग जो क्राउड देखने के लिए आएगा, अक्सरियत उनमें ज़रा बुज़ुर्गों की तादाद कमी होती है। आज चलना बहुत पड़ता है, ज़ाहिर है हमें थोड़ी सिक्योरिटी सूरत हाल है। नए बच्चे नहीं जानते ये राइवलरी क्या है, वो सिर्फ कराची को एक नॉर्मली चेयर कर रहे होंगे, या लाहौर में भी आप जाएंगे तो वो नॉर्मली लाहौर को चेयर कर रहे होंगे कि मेरी टीम है और मैं चेयर कर रहा हूँ। अब वो राइवलरी का अंसर काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। लेकिन टीम्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो लाहौर कलंदर्स को कम बैक करना होगा यहाँ पर, और जो एक और टाकरा देखने वाला होगा वो मोहम्मद हफीज़ और मोहम्मद आमिर का है, जो इंटरेस्टिंग पहलू होगा। क्योंकि जिस वक्त आमिर ने बैन के बाद वापस आए थे तो हफीज़ और अज़हर अली वो प्लेयर थे जिन्होंने कहा था कि अगर ये खेलेंगे तो हम नहीं खेलेंगे। फिर अभी रिसेंटली जो सरफराज और हफीज़ का ट्वीट का तबादला ख्याल हुआ था, तो उसमें आमिर आए थे और आके कहा था, और छड़ो जी कप्तान जी, एवं ही लोग बात करते रहते हैं। तो ये आमिर ने कहा था। आमिर और हफीज़ की राइवलरी लाहौर और कराची की राइवलरी से ज़्यादा बड़ी है। लोग इसको भी इंटरेस्ट करने के लिए, इंटरेस्ट रखते हुए देखने के लिए आएंगे, और सारे टेलीविज़न पर भी देख ले होंगे कि, और आप सिर्फ देखिएगा जिस वक्त हफीज़ बैटिंग कर रहे होंगे और आमिर गेंद कर रहे होंगे, वो एक लम्हा हारून भाई ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि क्रिकेटर्स की राइवलरी को यही समझते हैं ना। वो जैसे तस्लीम आरिफ साहब बैट लगा के आए, कराची को कोई नहीं गिरा सकता। कल आमिर ने रिजवान को मैडिन ओवर कर दिया था, जो बहुत इन्फॉर्म है। अच्छी बॉलिंग का, जैसे अपन कहा कि वो लाहौर कलंदर मैच हार के आ रही है, दूसरी तरफ कराची जो है ना वो बहुत ही लंबा टारगेट चेस करके आ रही है ना। उन्होंने 195 को चेस किया। बाबर ने कल बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। प्रॉब्ली उसने अपने उन क्रिटिक्स को, जिसमें हम भी शामिल थे, कि पिछले मैच में उसकी बैटिंग की वजह से हारे, उसने अपना मैच जो है कल उसने बनाया और उसके बाद उसने वो मैच को जिताया और फिनिश करके आया मैच को। एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ये थी, और अच्छे टच के साथ, बड़े अच्छे टच के साथ। उनका स्ट्राइक रेट भी आई थिंक बहुत अच्छा था कल। अगर हम देखते हैं तो बाबर आजम का स्ट्राइक रेट भी तकरीबन 150 पे था। सो दिस इज़ वेरी वेरी encouraging फॉर द पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फॉर द कराची किंग्स पॉइंट ऑफ व्यू कि बाबर इज़ इन फॉर्म। लेकिन देखिए, हमेशा याद रखें कि जो इन फॉर्म बैट्समैन होते हैं उनके कभी बैड पैच भी आता है। अभी हफीज़ की इन्होंने बात की, अभी हम बाबर आजम की बात कर रहे हैं। अगर ये दोनों बैट्समैन अपनी अपनी टीम में से जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर जिम्मेदारी दूसरे बैट्समैनों पे आती है। अगर अभी तक आप नोट करेंगे तो विकेट्स बहुत कम गिर रही हैं, यानी नीचे वाले बैट्समैनों की तो अभी तक बैटिंग ही नहीं आई। कल 198 for 3 कराची ने किया, 195 for 6 जो था वो मुल्तान सुल्तान ने किया। 17 ओवर में इस्लामाबाद भी आउट हुई अरुण भाई कल फर्स्ट टाइम हुआ ना ऐसे। वो तो कोलैप्स हुआ ना। मैं सिर्फ वही बात करूं, उसमें मैं आपको कोलैप्स पे आगे आएंगे, उसका आगे आएंगे। लेकिन इस वक्त मेरे अपने नज़दीक कराची डेफिनेटली विद कॉन्फिडेंस। एंड देन जैसे भी नसीम ने कहा ना कि 111 पे 1 था, उसके बाद वो कराची किंग की बेहतर बॉलिंग थी जिसकी वजह से वो वापस आए। अरशद इकबाल ने जब सेकंड स्पेल में आगे आउट करना शुरू किया, आमिर ने आखिर में आगे 2-3-4 राइड्स की, लेकिन एक रन दिया पूरे ओवर में। सो ये वो चीज़ें हैं कि कम बैक करने के लिए आपको बॉलर्स को किस तरीके से आगे वापस उनका ना, यही जो हमें 215-20 नज़र आ रहा था, उन्होंने उसको 195 पे रिस्ट्रिक्ट किया। एंड उसके बाद फिर कराची किंग्स ने उसको बड़े अच्छे तरीके से मैच को जीता। तो कॉन्फिडेंस कराची का डेफिनेटली आया होगा। लाहौर कलंदर में भी फिर सोचे कि हमें क्या चेंजेस करना है, तो वो फिर अनसेटल्ड माइंड के साथ टीम आएंगे आज के मैच में। बिल्कुल। फिर राशिद खान तो एक मैच पहले चले गए थे, संदीप लेमेचाने को उन्होंने दोबारा शामिल किया। सीज़न 3 में भी वो उनका हिस्सा थे, संदीप लेमेचाने, और उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। एक मैच मुझे याद है दुबई में कोयटा ग्लैडिएटर्स के ख़िलाफ़ उन्होंने 1 साइडेड कर दिया था अपनी बॉलिंग की वजह से। बड़े अच्छे बॉलर हैं संदीप लेमेचाने भी। अब इनके पास एक स्पिन ऑप्शन ये भी संदीप की सूरत में दिखाई देगा, क्योंकि राशिद नहीं थे तो संदीप आ जाएंगे। फिर संदीप जिस तरीके की गेंदें करते हैं,
अगर वो स्टार्ट करते हैं तो वो शर्जील को कहीं ना कहीं बहुत डिफ़िकल्टी टफ टाइम दे सकते हैं। बाबर आजम की एक अच्छी चीज़, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हारून भाई बाबर ने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा जो लास्ट मैच हम लूज़ करके गए हैं उसमें मेरी वजह से हारे, यानी कि जिसमें उन्होंने हम बात कर रहे थे कि उनसे रन स्कोर नहीं हो रहे, रना बॉल खेलें, तो ऐसा हमारी क्रिकेट में बहुत कम होता है कि खिलाड़ी एडमिट करते हैं, और ऐसा भी बहुत कम होता है कि तुम ब्रेक का कह रहे हो और हम आगे बात करते हैं और ऐसा भी बहुत कम होता है कि जल्दी से ब्रेक ले लेना चाहिए, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं और इसी डिस्कशन करेंगे जारी। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे नसीम भाई बाबर आजम के बारे में कि बाबर आजम ने आकर के खुद अपनी गलती को एक्सेप्ट किया कि वो जो है अच्छी स्ट्राइक रेट से नहीं खेल रहे थे, इस वजह से वो मैच हारे। तो हारून भाई आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? बोल्ड और इतनी करेज होनी चाहिए किसी भी इंसान के अंदर कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करे, ऐसे कैरेक्टर कुछ कमी नज़र आते हैं हमारे। आई थिंक देखिए, इस चीज़ से पता लगता है कि एक प्रोफेशनल प्लेयर, एज ए प्रोफेशनल प्लेयर आपकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। बाबर आजम को ये चीज़ का पूरी तरीके से अंदाज़ा है कि कराची की टीम उनकी बैटिंग के ऊपर बहुत डिपेंड कर रही है, फॉर दैट मैटर पाकिस्तान की टीम भी उनकी बैटिंग के ऊपर डिपेंड करती है। और पिछले मैच में उनकी बैटिंग की वो कारकर्दगी नहीं हुई जिसकी वजह से टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा, और इसको रियलाइज़ करना और एक्सेप्ट करना डेफिनेटली ये एक बड़ी अच्छी बात है, रिवायत है जो कि बाबर ने कायम की है। और उसके बाद उसने देखिए उसको अमेंड किया, यानी जहां वो पिछला मैच हारे उनकी बैटिंग की वजह से, ये वाला मैच उनकी बैटिंग की वजह से वो जीत गए। सो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि बाबर इस अंदाज में सोच रहे हैं, और ये सोच आपको क्या बताती है कि वो टीम के लिए भी सोच रहे हैं। वो अपनी सेल्फिश मतलब नहीं है कि जी मेरे रन हो गए, हालांकि रन तो उन्होंने किए थे, वो कह सकते थे कि जी मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया, बाकियों को क्या किया उन्होंने। हाँ, नहीं वो ये बात कह सकते थे बिल्कुल, लेकिन वो बात ज़रा 18.1 ओवर में तो वो आउट हुए थे, तो बाकी बैट्समैन क्या करते, 176 रन का तो ओपनिंग स्टैंड हो गया था। लेकिन वो ये कह सकते थे कि एक एंड से शर्जील मार रहा था, तो मैंने कहा कि मैं उसको स्टैंड दे, कहने को तो फिर हारून भाई जैसे कह रहे हैं आदमी 10 जवाब दे सकता है, और हमारे यहाँ देते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है नहीं देते, ये जवाब 99% दिया जाता है। ये एक अच्छी चीज़ थी कि जो बाबर आजम की जानिब से सामने। मेरा कहने का मकसद ये है कि शोएब मलिक ने आपके एक शो के अंदर एक बात कही थी जो कि बहुत अच्छी बात थी नसीम ने। उसने बोला था कि जब तक मैं अपने आप को एक्सक्यूजेस देता रहता था ना कि मैं इस वजह से गलती हो गई या इस वजह से गलती हो गई, उस वक्त तक मैं अच्छा नहीं था। मैं उस वक्त अच्छा हुआ जब मैंने अपने आप को एक्सक्यूजेस देना छोड़ दी। नहीं, वैसे वो अभी भी दे देते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं है लेकिन शोएब मलिक इस वक्त थोड़ा सा शोएब को थोड़ा सा ऊपर आके बैटिंग करना पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर शोएब खुद को कंटेंडर समझते हैं, क्योंकि शोएब अभी तक जिस नंबर पे बैटिंग कर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड T20, इस वजह से कि शोएब अब तक जब भी बैटिंग करने के लिए हैं ज़्यादातर 5 ओवर रह गए थे, 6 ओवर रह गए थे। फिर शोएब के अगर बोर्ड पे रन दिखाई नहीं देंगे तो फिर आपको पता है कि कोई और दिखाई दे जाएगा यहाँ पर, और वो तो फ़ौरन देखने में तैयार बैठे होते हैं। तो शोएब का एक्सपीरियंस बहुत काउंट करेगा इंडिया में, ऐसा नहीं है। शोएब का एज ए लीडर जो एक्सपीरियंस था, भाई पहले वर्ल्ड T20 जो हुआ था उसके फाइनलिस्ट टीम थी, शोएब उसके कैप्टन थे, तो शोएब का एक्सपीरियंस बहुत काउंट करेगा। क्योंकि मैं नहीं समझ रहा हूँ कि शायद ये सरफराज साथ में सेकंड विकेट कीपर की हैसियत से जाएंगे, ये इसके चांसेस कम लग रहे हैं सरफराज ने, क्योंकि आउटस्टैंडिंग इनिंग के लिए अब सरफराज आगे कैसा खेलते हैं, रिजवान कैसा खेलते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन बाबर आजम को अब स्टे करना पड़ेगा अगेंस्ट शाहीन शाह अफरीदी एंड हारिस रऊफ। ये भी एक बाबर का बड़ा टेस्ट होगा यहाँ पर, क्योंकि देखें कलंदर्स अब मैच लूज़ करने नहीं जाएंगे। कलंदर्स को इस मैच में फतह हासिल करनी है, वो अपने मोमेंटम को नहीं तोड़ेंगे। एक मैच की वजह से उनका मोमेंटम टूट चुका है। तो एक टीम जो जीत के आ रही होती है, फिर बाबर 90 रन करके आ रहे हैं, थोड़ा सा हारून भाई बेहतर समझते हैं, बहुत ही प्रोफेशनली होते हैं सारे, और वो अपनी कंसंट्रेशन को कम नहीं करते। लेकिन जब एक सक्सेस पीछे होती है तो फिर ज़रा कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा सा हल्का हो जाता है। लेकिन जब आपको शिकस्त के बाद आ रहे होते हैं तो वो कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा चेंज होता है। तो लाहौर कलंदर्स की टीम यानी शाहीन शाह अफरीदी और वो शर्जील को और उनको टारगेट करेंगे कि एज सुन एज पॉसिबल इनको बाहर करो, बाबर और शर्जील को। देखिए संदीप के आने से लाहौर कलंदर की बॉलिंग जो है ना थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो गई मेरे अपने नज़दीक, क्योंकि वो लेग स्पिनर जो लेमिचल है ना, वो बहुत अच्छी लेग ब्रेक भी करते हैं और उसके साथ गुगली उनकी बहुत ज़बरदस्त, चाइनामैन भी हो जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं, बहुत अच्छी। वो उसका फ्लिपर प्रॉब्ली इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन जितनी गुगली और लेग ब्रेक उनकी अच्छी खासी टर्न होती है। सो एज यू टोल्ड बिफोर कि अब पिचेस जो हैं जी हाँ थोड़ा सा हेल्प करेंगे स्पिनर्स को और वो नज़र आएगा। दूसरी तरफ जो मैं देख रहा हूँ कि जो शाहीन शाह अफरीदी तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उनको पता है उनकी लाइन एंड लेंथ कैसी है।
बट मैं देख रहा हूँ कि हारिस रऊफ जो है अरुण भाई, बिल्कुल। बहुत ज्यादा जान मारने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो अपनी लाइन एंड लेंथ को बरकरार नहीं रख रहे। आई थिंक वो जिस किस्म की पेस है उनकी, अगर वो विद इन द स्टंप्स रखे, और कोशिश मैंने देखी कि वो करते कि मैं हर बॉल यॉर्कर करने की कोशिश करूं, और उसमें कभी कभी वो हाफ वॉली हो जाती है, कभी वो ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, यानी लेग स्टंप पे बॉल आ जाती है, क्योंकि उनकी पेस इतनी है, जो अच्छा सा टाइम बॉल करेगा तो वो चौका ही होगा। तो थोड़ा सा काम डाउन होना चाहिए हारिस रऊफ को, अगर उन्होंने अटैक करना है, क्योंकि आप जब विकेट्स लेते हैं ना, अगर आप दूसरे मैच में जब बात करेंगे, देखिए आप जैसे विकेट्स लेते हैं, प्रेशर आप देखें कैसे आपकी टीम के ऊपर आना शुरू हो जाता है जी, क्योंकि फिर नीचे वाले बैट्समैनों के ऊपर प्रेशर कर 20 पे 3 लग गए हो, 20 पे 4 लाम वाला नीचे आने वाला बैट्समैन 3 से 4 ओवर को आराम से खेलने की कोशिश करेगा। बाय दैट टाइम आपका वो जो रन रेट है वो गिर जाता है नीचे। अगर आप 10 से शुरू हुए थे, आप पता लगा 7 पे चले गए, आप 6 पे चले गए, और उसके बाद जब आप लिफ्ट करने जाते हैं तो फील्डर फैले हुए होते हैं, स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे होते हैं, आप उसमें चांसेस होता है कि आप आउट हो जाए। तो बड़ी कैलकुलेटिव, यानी दोनों तरफ से कैलकुलेशन बहुत अच्छी होगी कि कराची किंग्स वालों को और उनके बैट्समैन को वही फोकस रखना होगा, वही कंसंट्रेशन रखनी होगी जो पिछले मैच में उन्होंने की थी। मैच जीते हुए हैं, रिलैक्स तो आप T20 में कर ही नहीं सकते, एट एनी कॉस्ट आप रिलैक्स नहीं कर सकते। जब अच्छा एट द सेम टाइम जहाँ पे हारिस रऊफ की इनकंसिस्टेंट बॉलिंग की बात हो रही है, वहीं अरशद इकबाल जो है वो अच्छी गेंद नहीं करते, बहुत अच्छी लाइन लेंथ अच्छी है, गुड लेंथ पे पिच करते हैं, हिट करते हैं आप बॉल को, वहीं से हल्का सा अंदर आता है, वहीं से हल्का सा बाहर आता है, तो ओवरऑल एक अच्छी बॉलिंग। देखिए मेरे ख्याल में वसीम अकरम ने अरशद इकबाल को जो टास्क दिया है कि तुमसे मुझे विकेट नहीं चाहिए, तुमने एक जगह पे एक चैनल के ऊपर गेंद करनी है कि जहाँ पर बैट्समैन तुम रन्स रोको। उसमें देखें जब आप रन्स रोकने जाते हैं ना तो विकेट ऑटोमेटिकली मिलती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा अटैक करने पे इधर चौका उधर चौका लग जाता है, अटैक में ऑफ वॉली भी हो जाती है, यॉर्कर करने की सूरत में शॉर्ट पिच पे एज लग के भी छक्का हो जाता है, बहुत अच्छी शॉर्ट पिच हो जाए तो अटैक में रन्स लगते हैं। लेकिन अरशद का रोल डिफरेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन अरशद दरमियान में आके गेंद करते हैं। और अगर मैं दरमियान के बैट्समैनों की बात करूं लाहौर कलंदर्स के, तो बैन डंक ने और डेविड वीज़े ने अब तक परफॉर्म नहीं किया है। और बैन डंक वो प्लेयर हैं कि जिन्होंने लास्ट ईयर अपनी टीम खड़ी कर दी थी बबल गम खा के, उन्होंने जो है ना वो जो फुला के उन्होंने टीम कहाँ से नीचे से, देखें इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स अगर 3 मैच हारी हुई है, कलंदर्स तो एक स्ट्रेट अवे 4 मैच हार गए थे, उसके बाद वो फाइनल में आए थे। तो एग्जाम्पल मौजूद, उसमें बैन डंक का बहुत बड़ा रोल था। डंक ने अभी तक कुछ नहीं किया। डेविड वीज़े डेंजरस कंटेंडर है, उनका नीचे आके जो रन स्कोर करता है, उसने अभी तक रन स्कोर नहीं किए। जो डैनली ने भी अभी तक जो है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया जो 3 नंबर पे आके बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त। तो फ़खर को पता है मुझे इस साल वर्ल्ड T20 खेलना है, फ़खर ने परफॉर्म भी करके दिखाया हुआ है। हफीज़ को तो खैर कैसे रोकेंगे, इस वक्त मेरे ख्याल है वसीम अकरम साहब और कराची किंग्स के डग आउट में एक ही चीज़ चल रही होगी, हाउ टू स्टॉप मोहम्मद हफीज़। ज़बरदस्त फॉर्म में है, और मेरे ख्याल में अगर जैसे अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की C कैटेगरी दी थी, रिजवान को अगर आप C से B में लाए थे ड्यूरिंग सीज़न, ये वैसे अरुण भाई ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि ये डिसीजन कैसा था। देखिए अगर यासिर शाह की आप कारकर्दगी देख लो, सिर्फ इस वजह से कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, हफीज़ ने भी इस मुल्क के लिए बड़ी टेस्ट क्रिकेट खेली है, बड़ी वनडे क्रिकेट खेली है, बड़ी T20 क्रिकेट खेली है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक फोकस ये किया कि टेस्ट क्रिकेट को ज़रा थोड़ी सी रिस्पेक्ट दें। यही वजह है कि अज़हर अली और यासिर शाह जो है वो A कैटेगरी में दिखाई दे रहे हैं। वेयर इज़ आप परफॉर्मेंस अगर अज़हर अली की उठा के देखोगे तो उसमें कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं दी है, जितनी कंसिस्टेंसी जो है वो हफीज़ में दिखाई दी। हफीज़ के साल कितने रह गए थे, आप हफीज़ को एक रिस्पेक्ट दे सकते थे। अगर C की जगह अगर रिजवान को C से B में लाए थे, हफीज़ को भी B कॉन्ट्रैक्ट देते थे। और अगर मुझसे पूछें जो हफीज़ इस वक्त क्रिकेट खेल रहे हैं वो A कॉन्ट्रैक्ट से नीचे डिज़र्व नहीं करते थे, क्योंकि आप उसको रिस्पेक्ट देते। इस साल वर्ल्ड T20 खेलना है, आपने कॉन्ट्रैक्ट देना ही 4 महीने 5 महीने का था। हफीज़ ने उसके बाद कितनी पाकिस्तान से क्रिकेट खेलनी है उनकी फिटनेस और फॉर्म बताएगी, लेकिन हफीज़ को इतना मोटिवेट करते, ये एक बोर्ड का काम था कि देखो तुम्हें A कैटेगरी दी है, तुम इस वक्त इतना अच्छा खेल रहे हो, ज़बरदस्त खेलते हुए दिखाई दे रहे हो, जो कैटेगरी में नहीं था। अगर आपने ड्यूरिंग सीज़न के अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का टाइम नहीं था, आपने कुछ लोगों को ही ऊपर नीचे तो किसी को नहीं किया, ऊपर किया। रिजवान ने अच्छा परफॉर्म किया था, आप C से B कैटेगरी में लिया। अगर हफीज़ को रिस्पेक्ट देते हुए, वो असल में हफीज़ बोलते सच बोल देते हैं तो शायद वो हज़म नहीं होता, वरना हफीज़ को अगर इस वक्त
जब इस साल वर्ल्ड T20 खेलना है, अगर आप ए कैटेगरी देते तो फ़ायदा पाकिस्तान को ही होता। मेरा ख्याल है हफीज़ को एक रिस्पेक्ट भी मिलती और उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ता। मेरे अच्छा जैसे जी अरुण भाई, मैं इस पर थोड़ा सा आपको और फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ जो नसीम ने कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात की। जब मैं चीफ सेलेक्टर था तो एक होता है SOP, इसके बाकायदा रूल्स बनते हैं कि हम क्या क्राइटेरिया बनाएं जिसकी वजह से किसको कौन सी कैटेगरी मिलनी चाहिए। जब मैं था तो एक क्राइटेरिया बना हुआ था कि जो भी फॉर्मर कैप्टन है पाकिस्तान का, जब भी उसको कॉन्ट्रैक्ट देने की बारी आएगी उसको हमेशा ए कैटेगरी में। वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। दिस वाज द रेस्पेक्ट। जिस वक्त ये था कि हम ये समझते हैं कि जो कैप्टन कर चुका है पाकिस्तान को उसकी एक वैल्यू है, Represent और वो जब भी वो खेलेंगे तो सेकंड उसमें पॉइंट ये था कि टेस्ट क्रिकेटर्स को प्रेफर किया जाएगा, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट बहुत कम होती है साल में। लोग भाग रहे हैं। 5 से 6 या 8 टेस्ट मैचेस खेलते हैं, वेयर एज आप 50 ओवर्स के वनडे मैचेस और T20 मैचेस बहुत ज़्यादा खेल जाते हैं, पैसे और करते हैं। उसकी मैच फी भी जो है वो अच्छी खासी है। इसीलिए 2 चीज़ें हमने की थी कि एक तो हमने टेस्ट मैच की फ़ी बढ़ा दी थी, और हमने फॉर्मर कैप्टन्स को जो कि खेल रहे हैं और वो अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको ए कैटेगरी में डाला था। अब अगर लेटर स्टेजेस में PCB ने शायद इस रूल को चेंज करके, और वरना C कैटेगरी देने का मुझे कोई पॉइंट नजर नहीं आता अरुण भाई। सो दिस इज वेयर आई थिंक के PCB का जो भी सोच थी कि उन्होंने क्यों, और देखे ना अननेसेसरी आप क्रिटिसिज्म लेते हैं। एक बंदा आपका नंबर 1 बैट्समैन इस वक्त नजर आ रहा है, अगर हफीज की जो फॉर्म है अगर वो इसी को लेके वर्ल्ड कप में जाके मिलता है तो आपको बहुत बड़ा प्लस है, क्योंकि दूसरे बाबर भी अच्छी फॉर्म में है, हफीज अच्छी फॉर्म में है, इनके साथ अगर फखर जमान की ये बात कर रहे हैं या शजील की ये बात कर रहे हैं, अगर आजम खान अपने आप को फिट करके और हिटिंग जैसे पावर हिटिंग करते हैं, शोएब मकसूद जिस तरीके से पावर हिटिंग कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया की टीमों के साथ अगर आपका कोई मैच है ना तो वो पावर हिटिंग का ही मैच है। अगलों की जो स्ट्राइक रेट है 157, अब ये रन्स का खेल नहीं रह गया, अब स्ट्राइक रेट का खेल जो है ना वो रह गया। तो इसलिए T20 में जिसका स्ट्राइक रेट जितना आप जो मर्जी देख लें, हालांकि लोग 10-10 12-12 रन करके आउट हो जाते हैं। कल अगर आप देखें कि जो क्रिस लेन है वो अगर आउट हुए हैं तो हार्डली 12 बॉलों पे 36 रन करके चले गए। ट्रू मैच विनर बने हुए इस वक्त हफीज़। ये टाइम था, जैसे उन्होंने कहा ना कैप्टन, हमारे यहाँ तो अब ये हाल हो गया है कि तीनों फॉर्मेट का कैप्टन, इस मुल्क का वो वाहिद खिलाड़ी कि जिसने इस मुल्क को 2 अपनी क़यादत में आलमी टाइटल जीता है, आज तक एक ही वो सरफराज अहमद है। अंडर 19 वर्ल्ड कप और चैम्पियंस ट्रॉफी, वो पानी पिलाने भी भेजा जा रहा है। उसके साथ मकसद है कि डगआउट के अंदर या ड्रेसिंग रूम के अंदर जो कुछ हो रहा है वो अंदर से हमें खबरें सब मिलती हैं। अब यहाँ बैठ के डिस्कस करें तो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात होनी चाहिए। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि बात जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं ना वो खुद वॉलंटियर करते हैं। यू नेवर नो कि सरफराज ने खुद वॉलंटियर किया हो कि नहीं मैं जाऊँ। सर अंदर जो उसके साथ हाल हुआ है ना, वॉलंटियर नहीं है, वो खिदमत गुजार बना हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये फील करता हूँ कि मैं एज ए सीनियर प्लेयर अगर मैं अंदर जाऊँगा, वरना मेरे नज़दीक एक सीनियर प्लेयर की अगर वो टीम में 11 में नहीं आता तो उसको 16 में रहने की कोई बिल्कुल सही बात है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि उसकी एक रिस्पेक्ट भी है, वो जाके अपनी फॉर्म को बेहतर करे, बजाय इसके कि आप उसको कैरी किए जा रहे हैं और कोई फ़ायदा नहीं है। देखें हम कैरी इस वक्त कैरी तो 35 लोग इस कोरोना वायरस की वजह से कर रहे हैं, तो उसमें सरफराज आ गए, वरना शायद सरफराज आपको दिखाई नहीं देते। लेकिन अगर ज़रूरत नहीं थी तो आप किसी यंग विकेट कीपर को साथ लेके कैरी करते। देखें सरफराज को तो उस माहौल का पता है ना कि अंदर के ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या है, लेकिन रोहेल नज़ीर अब सीख रहा है इस चीज़ को, या और यंग विकेट कीपर है तो वो अब सीख रहा है। इस वक्त माहौल जो है वो इतना बेहतर नहीं है। और हफीज़ को मेरे ख्याल में अगर आप ए कैटेगरी देते हो और इस साल आपने वर्ल्ड T20 खेलना है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दानिशमंदाना फैसला करता। कोई भी मालिक जो होता है ना, वो अगर देखता है कि मेरा ये घोड़ा सबसे बेहतर दिखाई दे रहा है तो उसका ख्याल भी उसी हिसाब से किया जाता है। को भी रद्द नहीं किया जा सकता कि हफीज खुद ही अनाउंस कर दे रिटायरमेंट आफ्टर दिस वर्ल्ड कप। जी आप इज्जत दे के उसको करते ना, को रद्द नहीं किया जा सकता। ब्रेक का जो वक्त होता है, हाँ हफीज के मायने होते हैं हिफाजत करने वाला, फिर आप हिफाजत में नहीं रहेंगे, आपका जाए। चलते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हफीज की डिस्कशन को रखेंगे जारी। स्टेट एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। क्रिकेट हंगामा पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 में बात हो रही थी हफीज़ के हवाले से कि किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनको यूटिलाइज़ करना चाहिए, किस तरह से रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और रिस्पेक्ट तो अपने प्लेयर्स को देनी चाहिए। आफ्टर ऑल उन्होंने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, अपने नेशन के लिए। और दोबारा से हम आ जाएंगे
कराची किंग्स के हवाले से। कराची किंग्स के अंदर प्लेयर मौजूद हैं दानिश अजीज़, और दानिश अजीज़ को किस तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है? हाँ देखिए, मैं जो उनकी लाइनअप देख रहा था उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा मीडियम फास्ट बॉलर्स और फास्ट बॉलर्स रखे हुए हैं, जिसमें एक ऑलराउंडर आमिर यमीन भी मौजूद है। मेरे अपने नज़दीक जो पिचेस का जो बिहेवियर हो गया है ना, वो थोड़ा सा स्पिनर्स को हेल्प भी करेगा। और दानिश अजीज़ में जो एक चीज़, एक तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, दूसरा वो लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी कर लेता है। तो कहीं भी अगर ऐसी सिचुएशन आई तो आप 2 से 3 ओवर आप दानिश अजीज़ से भी करा सकते हैं। तो मेरे अपने नज़दीक अगर लाइनअप में चेंजेस आती हैं तो ये एक चेंज बनता हुआ मुझे नज़र आता है, क्योंकि देखिए आमिर यामीन तो पिछले शायद मैच में उन्होंने बॉलिंग भी नहीं की जी। सो जब अगर आमिर यामीन को इसी तरीके से खिलाना है तो वाई नॉट दानिश अजीज़, जो कि आपको एक एडेड स्पिनर का ऑप्शन देता है और प्लस लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, अच्छा बैट्समैन है, वो आपको मैच विनर रहा हुआ अपने चंद मैच में। तो ये एक चेंज जो है वो मैं देखता हूँ कि कराची किंग्स कर सकता है। इसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी है दानिश अजीज़, तो आपको नहीं लगता कि आप इसको चांस देना चाहिए? जिस तरह बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आमिर यामीन, या फिर किसी को चीज़। अरुण भाई ने बिल्कुल सही बात कही कि आमिर यामीन की जगह पे ही चांस हो सकता है, लेकिन शाम के वक्त मैच है और अगर टॉस लूज़ कर जाते हैं तो गेंद ग्रिप करना और मुश्किल होगा। आमिर का एक एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा सा नई गेंद को भी कर लेते हैं। दरमियान में आपने देखा होगा फर्स्ट चेंज में आके गेंद कर रहे हैं आमिर यामीन। 1 ओवर तो उन्होंने रिकॉर्ड ही कायम कर दिया, 29 रन का जो उनको पड़े, और ज़बरदस्त किस्म की पिटाई की थी एलेक्स हेल्स ने उनकी। तो ये तो हो गया। क्या कराची किंग्स का कॉम्बिनेशन विनिंग टीम है, अपना कॉम्बिनेशन छेड़ती है नहीं छेड़ती, लेकिन दानिश अजीज़ आपका सवाल बहुत वैलिड है कि ये डिस्कस होना चाहिए, ये हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। लेकिन अरुण भाई से ये तो पूछें, कल जो है वो 117 पे आउट हो गई, जो सबसे तगड़ी बैटिंग लाइनअप दिखाई दे रही थी। यस, देखिए, अगर आपको पिछली बार प्रोग्राम की अगर डिस्कशन याद हो कि मैंने आपको एक बात कही थी कि जिसमें मैंने कहा था कि बैटिंग ऑर्डर उनका जो है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों शादाब खान और फ़हीम अशरफ नॉर्मल बैट्समैनों से, जो रेगुलर बैट्समैन से ऊपर आते हैं। कल भी आप देखें, कल तो मैं टॉस के ऊपर जो शादाब का जी हम बैटिंग करते जो उससे मुझे ये फील है कि दे आर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट। यानी जो मुझे उनकी बातों से लगा कि वो तो अगली टीमों को कुछ समझ ही नहीं जानते नहीं। वो कह रहे हैं कि पहले बैटिंग करके हम बताना चाहते हैं कि हम इतने रन्स करके और फिर उनको चेज करेंगे। उसके बाद फिर अल्लाह ने दिखाया कि देखो बेटा पहले बैटिंग कर लो। बताइए कि इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि हमारी थोड़ी सी अभी जो कप्तानी में ना इमैच्योरिश अप्रोच है। हमारे यंग प्लेयर्स हैं, ये पूरी तरह डीपली स्टडी नहीं करते क्रिकेट की किस तरीके से खेली जाएगी और कैसी होनी चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि जो आपके नॉर्मल रेगुलर बैट्समैन होते हैं उनको कम से कम 1 से 2 ओवर चाहिए होते हैं लीस्ट, कि आप आगे सेटल डाउन हो, उसके बाद फिर अपने मोमेंटम को लेके चलते हैं। और अगर आप मुझे बताएं कि अगर आसिफ अली या इफ्तिखार जो कि आपके मेन बैट्समैन रेगुलर बैट्समैन को ऊपर अगर 16 ओवर या 17 ओवर या 18 ओवर ना मिले और उनको मिल रहे हैं 10 ओवर 12, तो उस वक्त तो लामाला उनके ज़हन में हिट मार नहीं जाएगा ना। सो वेयर एज आप ज़्यादा हैंडी हैं। अगर फ़हीम अशरफ और शादाब अगर ये 4 से 5 ओवर पहले जाते हैं तो ये ज़्यादा हैंडी, क्योंकि इनको अपना बैटिंग की थोड़ी फिक्र है। उनको तो पता है कि हमने रन्स बनाने हैं। ऊपर तो आपने अभी जब पहले बैटिंग कर रहे हो तो आपने एक टारगेट सेट करना है। टारगेट सेट कौन करेगा? बैट्समैन। आप तो जो है ना, ही इज टेकिंग हिमसेल्फ एज अ बैट्समैन। लेकिन दिस इज वेरी स्ट्रेंज। क्या उसकी परफॉर्मेंस है? उसकी हार्डली एज ए बैट्समैन एक मैच में उसने 50 किया है, उसके मतलब थोड़ी कि वो बैट्समैन। आज मैं मेरी कल एक दोस्त से बात हो रही थी, दानिश से मेरी बात हो रही थी। इंग्लैंड तो वहाँ पे एक फैंटेसी लीग लोग कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर के वो लोग चल रहे हैं। ये वो बोलते हैं, इतनी शर्मिंदगी होती है मुझे कि कहते हैं ऐसा लगता है, क्योंकि मल्टीपल लोगों से बात होती थी, कॉन्फ्रेंस कॉल थी, बोलते हैं ऐसा लगता है कि ना बस हर बंदा इस दौड़ के अंदर है कि किसी तरह मैं परफॉर्म कर दूं और मैं पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन जाऊँ, या फिर मैं परफॉर्म कर दूं मैं T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बन जाऊँ। और ये वो लोग हैं क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं और क्रिकेट को समझते भी हैं। और ये चीज़ अगर ये तासुर अगर आम लोगों में जाता है नसीम भाई, तो ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं। तौकीर देखें, मिसबाहुल हक का बड़ा एज ए कोच उनका बड़ा जो है ना सपोर्ट रही, सपोर्ट के साथ साथ उनका बड़ा भरोसा था इफ्तिखार पे। अब यार इफ्तिखार किस नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं? अगर वो लीग में भी आप उनको 8वें नंबर पे बैटिंग करा रहे हो, वो कोई ऑलराउंडर की हैसियत से नहीं खेल रहे, वो एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं। आसिफ अली एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं। फिर आप 3 आपके जो है टॉप ऑर्डर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैं अगर फ़हीम अशरफ, हुसैन तलत और शादाब की बात करूँ, ये तीनों ऑलराउंडर हैं। अगर ऑलराउंडर्स किसी टीम में सबसे तगड़े हैं तो इसी टीम में दिखाई देते हैं। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आपने 3 ऊपर से फॉरनर्स खिलाए हुए और उसके बाद तीनों ये बैटिंग के लिए आ रहे हैं। तो वेयर इज़ आसिफ अली, वेयर इज़ इफ्तिखार अहमद? ये बड़ा सवाल है।
फिर सबसे बड़ी चीज़, हुसैन तलत ने जो लास्ट सीज़न खेला है वो एज ए बैट्समैन बहुत इम्प्रूव कर गए। उनका रोल आपने कहीं पर भी, आप हुसैन तलत वो ऐसे बैट्समैन है कि वो रुक भी सकते हैं, वो हिट भी कर सकते हैं। आपने जो अपने टॉप ऑर्डर रखा हुआ है उसमें पॉल स्टर्लिंग आपके साथ दिखाई दे रहे हैं, एलेक्स हेल्स दिखाई दे रहे हैं, फिल सॉल्ट दिखाई दे रहे हैं। अगर वो तीन आपको टॉप पे दिखाई दे रहे हैं, देन आपने उसके बाद सारे अपने ऑलराउंडर्स डाल दिए। अच्छा चलो, उन तीन टॉप ने बड़े रन्स कर दिए तो वो कोई 15 ओवर खेल गए थे तो अब इनकी बारी बनती है। वो जो तीनों आउट हो गए हैं वो आउट हो गए जनाब अली 5.2 ओवर में। फ़हीम अशरफ भी आउट हो गए उसके अंदर, जो ऊपर बैटिंग करने के लिए आए थे। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, एक तो बात इस्लामाबाद यूनाइटेड के ये भी दिमाग में होगी कि यहाँ 198 भी चेस हो रहा है, यहाँ 196 भी चेस हो रहा है, हमने आज 300 रन कर देने। तो भाई 300 रन नहीं होते, ये बात तय है। देखिए दूसरे कि स्ट्राइक रेट में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो ना। हाँ, आसिफ अली इनसे ज़्यादा मारता है। दो यहाँ तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्राइक रेट और आप बहुत सक्सेसफुल हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ना पोटेंशियल विनर है इस टूर्नामेंट की। मुझे नज़र आता है कि उसमें वो सारे, लेकिन अगर ये जितना जल्दी ये बैटिंग ऑर्डर के अपने उसको ठीक कर लें तो वही जाके देखें ना। दूसरी तरफ आप देखें कि इन्होंने प्रेशर डाला, ऐसा नहीं है कि पेशावर ज़ल्मी आसानी से रन कर गई, उनके ऊपर प्रेशर डाला, विकेट्स गिराए उन्होंने। और उसके बाद ये है कि शोएब मलिक अगेन एक्सपीरियंस कैंपेनर था, वो मैच फिनिशर है, उसने अपने साथ दूसरे प्लेयर को भी खिलाया और वो मैच को जिता के ले गए। और इसके साथ साथ में ये कल जो वहाब रियाज की वापसी हुई है ना एज ए फास्ट बॉलर, वो बड़ा इंकरेजिंग साइन है पेशावर ज़ल्मी के लिए। ठीक है, तो आज के मैच में किसके साथ जाएंगे? कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। आई थिंक कराची किंग्स का जिस तरह से मैं देख रहा हूँ मोमेंटम, कराची किंग्स प्रॉब्लम, लेकिन लेमेचर के आने से थोड़ा सा फर्क डालेगा वो। आप कराची किंग्स के साथ जा रहे हैं, कलंदर्स के साथ जा रहा हूँ मैं। अब इसलिए हमारी टीम ही है कलंदर्स, तो पहले थी, अब कोई खाए कोई नहीं, मैं 3 साल मैंने इनके साथ काम किया। कल आतिफ राना थे मेरे साथ प्रोग्राम में, तो वही बात कर रहे थे कि नसीम भाई जो आपका प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपने काम किया था 3 साल, सिडनी से लेके सब जगहों पे काफ़ी डिटेल में बात हुई थी उनसे। कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं वो। सबसे बड़ी चीज़ देखें, या तो नदीम उमर साहब हैं या फिर ये कलंदर्स हैं। नदीम उमर साहब की खैर 32 साल खिदमत है, उसको तो कोई मैच नहीं कर सकता, लेकिन इन 5 सालों में जितना काम कलंदर्स ने किया है पाकिस्तान सुपर लीग को बनाने में, मेरे ख्याल एक दमादम मस्त कलंदर के इस नारे का बहुत बड़ा रोल रहा है। वो नारा नसीम भाई जिस तरह से आपने डेवलप किया, ये मेरा इजाद किया हुआ नारा है, दमादम सारे चीखते थे मस्त कलंदर। दोनों टीमों का चौथा मैच है और दोनों इस वक्त 4 पॉइंट्स पे खड़ी हैं। ऑलरेडी पेशावर 4 मैच खेल के 6 पॉइंट्स के साथ है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या स्टैंडिंग में कहा। स्टैंडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कि दोनों ही टीमें बड़ी खतरनाक है। चले ख़त्म करें ना, वो हारून भाई की बात रखेंगे ना मेरी रखेंगे। थैंक यू सो मच नसीम भाई, थैंक यू सो मच हारून भाई। तो जी, संडे इज नॉट गोना बी फन डे एज आई टोल्ड यू। ये इट इज फन डे। आज तो कराची वर्सेस लाहौर, रायबरेली से देखे नसीम भाई तमाशा ही बैठे होंगे आज। इट्स अ फन डे, कह सकते हैं के लिए क्या होता है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो कराची वर्सेस लाहौर ये मैच खेला जाएगा, कराची किंग्स वर्सेस लाहौर बेसिकली, और आप लोग इस मैच को भरपूर एंजॉय करें। मैं तौकीर खालिद आप सबसे चाहता हूँ इजाज़त, कल आपसे दोबारा होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।